तक हमने क्या पढ़ाई करी थी? डिमांड वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड का यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और चैप्टर सेकंड के यूनिट फर्स्ट में हमने काफी चीजों के ऊपर डिस्कशंस कर लिए हैं। उनमें आपको पता है डिमांड के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, डिमांडेड क्वांटिटी में डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, डिमांड शेड्यूल पढ़ी, डिमांड कर्व पढ़ा, डिमांड फंक्शन पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े। ठीक है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व, ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़े, रीजंस बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़े। ठीक है, फिर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे एक्सपेंशन कंट्रेशन इन डिमांड एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया था। और हाँ, विशाल जहांगीर, आंसर बताना है क्वेश्चन का। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा मैं। सॉरी। हाँ विशाल। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विशाल, कैसे हो? बढ़िया सर। बेटा वो एक्सपेंशन कंट्रेशन और डिक्रीज इंक्रीज में क्या डिफरेंस है डिमांड में? सर देखो, इंक्रीज एंड डिक्रीज में तो है ना, प्राइस है ना फिक्स रहती है। और जो अदर फैक्टर है ना, उनमें हाँ चेंज की वजह से डिमांड वो ना सही है। क्वांटिटी में चेंज होता है। और ठीक है, जो और आप जो पूछ रहे हो ना, एक्सप्रेशन और कॉन्टेक्ट में, उसमें क्या। कंट्रेशन। हाँ हाँ, उसमें ना वस्तु की डिमांड वस्तु की प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर वस्तु की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस हाँ। कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, ये एक्सपेंशन कंट्रेशन होगा। हम्म। ठीक है, और बताओ और और डिफरेंस। और और सर ना, इसमें ना इंक्रीज डिक्रीज में तो ना मतलब डिमांड कर्व चेंज होता है, मतलब अदर फैक्टर की वजह से। और इसमें ना डिमांड एक कर चेंज होता है डिमांड मतलब कर्व शिफ्ट हो। शिफ्ट होता है सर, एक मतलब दूसरा अदर फैक्टर की वजह से, मतलब अगर शिफ्ट हो। बढ़ती होगी ना अदर फैक्टर में, तो ना डिमांड ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब बढ़ेगा डिमांड ठीक। ना ना। डिमांड कर्व। और ना अगर फैक्टर में कमी होगी अदर फैक्टर में, तो ना डिमांड वक्र नीचे आएगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है और सर कंट्रेशन उसमें ना, एक्सपेंशन? अगर ना डिमांड वक्र तो एक ही होता है, मतलब डिमांड कर्व है तो उसमें हम्म। ना मतलब अगर प्राइस मतलब है ना ऊपर जा रहा है तो मतलब है ना डिमांड कम हो रही है, नीचे आ रहा है तो ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। आप दो शब्द नहीं बोल रहे हो, एक तो मूवमेंट और एक शिफ्ट, ये दोनों शब्द बोलो आप। मूवमेंट और शिफ्ट का। हाँ, मूवमेंट कहाँ पे होता है, एक्सपेंशन कंट्रेशन में या इंक्रीज डिक्रीज में? एक्सपेक्टेशन और कॉन्टेक्ट में होता है मूवमेंट, तो और शिफ्ट होता है उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज में हाँ, डिमांड वो का। है ना, शिफ्ट और मूवमेंट जो वर्ड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बोला करो उनको। ओके सर। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से किसका रिलेशन है? सर ना, लॉन्ग टर्म तो होगी जैसे ना, लॉन्ग टर्म तो होगी इंक्रीज एंड डिक्रीज में, क्योंकि ना एक किसी मतलब कोई पर्सन है उसकी ना इनकम बढ़ने को टाइम लगता है अदर फैक्टर में। हाँ। और ना शॉर्ट टर्म है ये एक्सप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन है ना इसमें, क्योंकि ना मतलब वस्तु की प्राइस है ना डिमांड के हिसाब से चेंज होती रहती है बार बार। ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, इंक्रीज डिक्रीज है लॉन्ग टर्म हो गया। एक ही डिमांड कर्व पे किसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या सर? एक ही डिमांड कर्व चाहिए, किसके लिए चाहिए एक ही डिमांड कर्व, रिप्रेजेंट किसको कर सकते हैं एक ही डिमांड कर्व पे? तो सर वस्तु की प्राइस और है ना डिमांड, अगर है ना एक ही मांग एक कर्व करनी है, तो सर उसमें है ना वस्तु की प्राइस में चेंज होता है, और वो फर्स्ट में आता है। कौन से वाला है? तो एक्सपेंशन कंट्रेक्शन में एक ही डिमांड कर्व चाहिए क्या? हाँ सर। और इंक्रीज डिक्रीज में? सर है ना मतलब अदर फैक्टर में चेंज होगा तो मतलब शिफ्ट डिमांड करो शिफ्ट हो जाएगा सर। वो ना दो कम ही होगा तो नीचे दो आ जाएगा। डिमांड दो डिमांड कर्व चाहिए होते हैं ना? हाँ, ठीक है भाई। टू डिमांड करो उसमें आते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज में आते हैं। हाँ, देखो, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, कल की क्लास में जो बच्चा था वो पूछ सकता है। प्लस कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको जैसे मान लो वो बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एक दो दिन परेशानी होगी, बाकी हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको करवा देंगे। बट आपको क्या है कि 2-3 दिन तो दुख पाना पड़ेगा बेटा, आपको क्लास रेगुलर लोगे
तब जाके धीरे धीरे कुछ चीजें पता लगी। ठीक है ना? तो जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको कोई डाउट है, या जिन्होंने 1-2 दिन में स्टार्ट करी है उनको भी कोई, क्योंकि चैप्टर अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कम से कम 4 या 5 क्लासें हो गई है इसकी पढ़ते हुए। इसलिए थोड़ी-सी परेशानी होगी आपको अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो। बट आप अगर कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं है तो मैं मोहम्मद से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या करें कि अपना स्क्रीन जो है वो शेयर कर दें, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा हुआ है चैप्टर को या यूनिट को। तो we are discussing about contraction, expansion in demand and increase and decrease in demand। और मैं बोला कि दोनों के दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के वर्सेस मतलब एक दूसरे के साथ ही समझ में आएंगे। ऐसे नहीं कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन को अलग पढ़े, इंक्रीज डिक्रीज को अलग पढ़े। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, और इंक्रीज डिक्रीज भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। बस यहाँ पे हम लोग को क्या लगानी है, रीडिंग लगानी है कि हाँ भाई मॉड्यूल क्या बोल रहा है, बाकी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है बेटा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो हम लोग को पता लगा कि इंक्रीज और डिक्रीज का रीजन तो क्या है, अदर फैक्टर्स, जो प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज में वही है, till now we have assumed that other determinants of demand remain constant when we are analyzing demand of a commodity. It should be noted that expansion and contraction of demand take place as a result of change in price। ये पता है हम लोगों को कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है, while all other determinants like income tax ये सब constant रहते हैं। but the other factor remaining constant means that the position, तो other factor constant रहते हैं, लेकिन increase decrease में constant रहेंगे क्या बेटा, नहीं रहेंगे, हम सबको पता है। और इस टेबल को दिखाओ, देखे पूरा अच्छे से। तो हम लोग इस टेबल को देख पा रहे हैं अच्छे से, आप देखो इसको, इसमें आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 20,000 रुपए पर मंथ मतलब इनकम की बात है, और यहाँ पे 25,000 है, यहाँ 20,000 है या 20, तो अदर फैक्टर चेंज हो गया ना। तो ये टेबल किसकी, अदर फैक्टर चेंज हो रहा है। प्राइस कितनी है उतनी है, 5 रुपए, 5 रुपी प्राइस पे पहले 10 डिमांड कर रहे थे, अब 15 करने लग गए, है ना। प्राइस तो वही है ना यार। तो 4 रुपी प्राइस है तो पहले 15 कर रहे थे, अब 20 करने लग गए। 3 पे इतना, तो प्राइस उतनी है, 5 ही है, फिर भी ना क्या हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। इट मीन दिस इज द केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है ना, इस तरीके से है। अब आगे नीचे चलोगे, और आपको मैंने बता दिया था कि जब भी इंक्रीज डिक्रीज को दिखाना रहता है तो 2 डिमांड कर्व चाहिए, है ना। ये 2 डिमांड कर्व आप देख पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। तो 2 डिमांड कर्व चाहिए इस तरीके से। आगे चलो, तो यहाँ पे आपको कुछ समझने की और यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये पैरा ही आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद समझ पाओगे इसको कि इतनी प्राइस तो उतनी थी, लेकिन है ना इनकम बढ़ने की वजह से हम लोग की डिमांड बढ़ गई, तो वो शिफ्टिंग हो गया। हमने यही तो पढ़ा था। अब कल की क्लास किसी बच्चे ने नहीं लिया ना, उसको ही लगेगा कि यार ये मास्टर क्या बोल रहा है यार, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार इसका, ये हर कुछ बोलते चले जा रहा है। ठीक है ना। तो आपको 1-2 दिन लगेगा अगर आपने क्लासेस मिस करी है तो बेटा, बाकी समझ में आएगा अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो। ठीक है, यश का क्वेश्चन मैं देखूंगा, यश ने क्वेश्चन पूछा है कोई, मैं एक बार देखूंगा, एक बार मुझे थोड़ा आगे चलने दो, आगे चलो बेटा। अब ये इस तरीके से है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कैसे है जी, देखो, अगर डिमांड कर कौन, ये कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है ना। तो अगर डिमांड कर राइट साइड में बोलूं या ऊपर की साइड बोलूं, अगर राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होता है डिमांड कर, इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और अगर डिमांड कर पहले के कंपैरिजन में कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में, तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और 2 डिमांड कर हमें चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज में, तो ये आगे चलो मोहम्मद, याद कर लेना इस बात को, राइट साइड शिफ्टिंग मतलब इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग मतलब डिक्रीज इन डिमांड।
अब ये इन्होंने 5A और 5B में यही दो बातें बताई हैं और कुछ बोला नहीं है। ये 5A और 5B में सिर्फ एक पॉइंट ही याद करना है कि ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा तब क्या होगी, इंक्रीज इन डिमांड होगी। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपका टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना, आपकी पॉपुलेशन मतलब अदर फैक्टर जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं ना अदर फैक्टर्स, तब तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना मतलब अदर फैक्टर जब आपकी इनकम कम हो गई तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। है ना, अदर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, केवल इनकम की बात नहीं है। देखो यहाँ बोला प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ए। लेकिन यहाँ देखो एक खास बात है। अब यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अब कई बार हम जनरलाइजेशन के चक्कर में एक हल्की सी गलती कर देते हैं, जो भी मैं बताता हूँ। हम लोग ये याद कर लेते हैं कि अदर फैक्टर बढ़ते हैं इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड, लेकिन हमेशा नहीं है। ज्यादातर तो बढ़ते हैं ना अदर फैक्टर, तब इंक्रीज इन डिमांड होता है। लेकिन एक पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, फॉल इन प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस जब गिरती है ना, तब इंक्रीज इन डिमांड होता है। बाकी सब में तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज, है ना, ये वाली बातें हैं। तो लेकिन हमेशा मत बोलना अदर फैक्टर बढ़ने से ही नहीं होता है राइट वर्ड शिफ्ट, कुछ अदर फैक्टर्स घटने से भी राइट वर्ड शिफ्ट होता है। उनमें से एक तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तब। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें बीच बीच में से, देखना मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। इसमें आपको वो पूछ सकता है कि अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो बताओ डिमांड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या एक्सपेंशन होगा, कंट्रेक्शन होगा। तो पॉपुलेशन साइज हमें सबको पता है अदर फैक्टर है। पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो सबको पता है डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही बात है। और अगर आपको कोई पूछता है इनकम बढ़ती है तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस बढ़ता है तो, जैसे कॉफी और चाय में अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो लोग चाय को ज्यादा यूज करेंगे, इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगा, तो वहां पे भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइसेज बढ़ जाती है बेटा, है ना, तो डिमांड कम हो जाता है। ये मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ तुम लोगों को। इसलिए अगर आपको राइट वर्ड शिफ्ट चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड दे तो फुल वर्ड आएगा कि प्राइस गिरेगी कॉम्प्लीमेंट्री की, तब राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और ऐसा ही इस लेफ्ट वर्ड में है। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है क्या? अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, अंदर से पूछ ले, वो इनकम बढ़ने पे राइट वर्ड शिफ्टिंग होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगा, या एक्सपेंशन होगा, या कॉन्ट्रेशन होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इनकम बढ़ना मतलब अदर फैक्टर में चेंज। इसका मतलब होगा तो क्या, इंक्रीज डिक्रीज में से, और बढ़ रहा है इसका मतलब इंक्रीज होगा, इट मीन राइट वर्ड शिफ्टिंग होगा। एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट है इस बिंदु पे, बस कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात पे देख लेना। यश का क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ता हूँ। सर अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, पता चला है तो अभी डिमांड ज्यादा है, तो ये अदर फैक्टर माना जाएगा या फिर प्राइस माना जाएगा? क्योंकि प्राइस आएगी बढ़ेगी, अभी तो नहीं बढ़ी ये अदर फैक्टर है, प्राइस नहीं है ये, है ना, अदर फैक्टर है। आपके एक्सपेक्टेशंस अदर फैक्टर में आते हैं, प्राइस में नहीं आते। कुछ समझाना है यहाँ पे? मूवमेंट अलोंग वाला कल ही समझा चुका हूँ। मूवमेंट कब होगा, जब क्या होगा, ये बोला मूवमेंट अलोंग डिमांड कर और शिफ्ट अलोंग डिमांड कर। तो ये कल ही समझा दिया मैंने 1.5 वाला जो पैरा है। मूवमेंट कब होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में। जब ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है कॉन्ट्रेक्शन होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट होता है एक्सपेंशन होता है। और शिफ्टिंग कब होती है, इंक्रीज डिक्रीज में। राइट वर्ड शिफ्ट होता है तब इंक्रीज होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तब डिक्रीज होता है। बस इतना ही दे रखा है इन लोगों ने, इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, ना इन लोगों ने दिया हुआ है। आगे चलो, मूवमेंट और शिफ्टिंग में डिफरेंस पता लग गया ना बेटा? हाँ, तो ये बस ये मैंने जो बोल रखा है ना, बस वो याद रख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सीधा आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अब मैं थोड़े से डिस्कशन करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले, है ना, क्योंकि मेरा इतना तो ड्यूटी है ही कि जो क्लास ले रहे हैं उनको तो कम से कम एग्जैक्ट वही वर्ड्स में आए जो मैंने समझाए हैं। हाँ, जो बच्चे लेट ज्वाइन करें उनकी बात अलग है। तो ये क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कुछ से। पूजा टेलर नहीं है क्या? पूजा टेलर कहाँ है? क्लास नहीं ले रही क्या? वो कहाँ है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं? कोई तुम में से जो आंसर्स बताना चाहे, अभी तक जो पढ़ा दिया। ठीक है, डिमांड से लेके
डिमांड अभी जो हमने पढ़ा एक्सपेंशन कॉन्ट्रिशन तक, कोई भी तुम में से जो जिसको कि सब मैं बता सकता हूँ, मैं पूछना चाहूंगा क्वेश्चन। यश, क्या बोल रहे चलो विशाल बोल रहे हैं, तुम में से और कोई हो तो पूछना, मैं विशाल से पूछता हूँ एक दो क्वेश्चंस, बाद में तुमसे भी पूछूंगा। जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उन बच्चों की बात है, और जो हमारे स्टूडेंट्स लेट जुड़े हैं वो प्लीज सुनते रहें, और थोड़ा हमें समय देंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। विशाल क्वेश्चन बताओ एक दो। पहले तो बताओ विशाल, डिमांड क्या होती है? व्हाट इज डिमांड? सर डिमांड ना डिपेंड करती है, मतलब अगर व्यक्ति को कोई डिजायर है, मतलब हेलो हाँ सुन रहा हूँ मैं, आप बोलते जाओ बेटा। सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब डिमांड है ना, डिमांड ऐसे मतलब पैदा होती है, मतलब कोई व्यक्ति उसकी डिजायर है कुछ कोई वस्तु खरीदने की, हम्म। डिजायर डिजायर होने के साथ साथ ही वो डिमांड उपलब्ध नहीं होती है। डिजायर के साथ साथ है ना उसकी एबिलिटी होनी चाहिए उसको खरीदने की, हम्म। एबिलिटी के साथ साथ उसके ना विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विलिंगनेस होनी। अगर इन तीनों का मेल होगा ना, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस का, तब किसी हम्म। वस्तु की डिमांड मतलब पैदा होगी, उपलब्ध होगी मार्केट में। ठीक। हम्म। और डिमांड ना एक तो टाइम पर, एक प्राइस हम्म। पर, और एक क्वांटिटी पर, मतलब तीनों का मेल होता है। मतलब इसमें ना डिमांड में एक निश्चित वस्तु होती है, उसकी निश्चित प्राइस होती है, और बात ना तो मेरे को एक्सेप्शन ऑफ लोग डिमांड बताओ। एक्सेप्शन हाँ। बता रहा हूँ सर, अभी 2 मिनट में रिवाइज। सर मतलब सही बोल बता नहीं, एक्सेप्शंस बताओ जितने भी ये सारे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। डिटर्मिनेशन वो उसके आगे ना उसको, मतलब पहले हमने पढ़ा था वो प्राइस कम्युनिटी, उसके बाद में एक्सेप्शन का मतलब लॉ ऑफ डिमांड किन किन चीजों पे अप्लाई नहीं होता वो बताना अच्छा वो क्या है। सर ना, एक तो ना आपने बताया था वो स्टेटस वाले होते हैं ना, मतलब जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, वो तो पता है, उनके वर्ड्स बताओ मुझे। कॉन्फ्यूशियस गुड्स, गिफिन गुड्स। हाँ। हाँ। कॉन्फ्यूशियस गुड्स तो होते हैं मतलब जो ना, मतलब महंगी होती है, जो कोई व्यक्ति है ना उसको मतलब ना अपनी वो दिखाना चाहता है, स्टेटस दिखाना चाहता है, उसके लिए खरीदता है, तो उसमें लागू नहीं होता। एक गिफ्ट गुड्स गुड्स होते हैं, अगर हाँ। हाँ, उनकी प्राइस कम होगी तो उनकी डिमांड भी कम होगी, और ज्यादा होगी तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है। और उसके बाद में नेसेसरी है ना, कॉन्फ्यूजन नेसेसरी, मतलब जो हैबिट बन चुकी है आदमी की, अगर ना ठीक उसकी प्राइस भी कम होगी तो मतलब वो डिमांड बढ़ेगी उसकी, और ज्यादा होगी तो भी बढ़ेगी। इस इन पे ना वो लागू नहीं होगा ना डिमांड लो। है। उसके बाद में मतलब फ्यूचर में किसी वस्तु की अगर प्राइस मतलब बढ़ने और कम होने के मतलब ना मतलब ना फ्यूचर में किसी वस्तु की ना प्राइस मतलब बढ़ने और कम होने की संभावना है, तो उस हम्म। वस्तु के अगर ना वस्तु की मतलब फ्यूचर में डिमांड प्राइस बढ़ने की है, तो उसकी डिमांड ना प्रेजेंट में बना प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ती है प्रेजेंट में। और अगर फ्यूचर में मतलब प्राइस कम होने की संभावना है, तो ना हम्म। प्रेजेंट में ना प्राइस बढ़ने पर है ना उसकी डिमांड भी, मतलब प्राइस में बढ़ने पर बढ़ेगी सर डिमांड भी फ्यूचर अच्छा। में। और उसके ठीक है। आगे है डिमांड ऑफ नेसेसरी, मतलब जो ना व्यक्ति के मतलब ना अनिवार्य है, जैसे कोई मैं पॉइंट देख के बोल रहे हो ना बेटा, समझा तो खुद रहे हो लेकिन पॉइंट देख रहे हो ना। हाँ सर देखो मत बेटा, याद करो इनको। तुम्हें समझ में ठीक तो है आया सर, हुआ है लेकिन पॉइंट्स याद होने चाहिए बिना देखे हुए। चलो। ठीक। मयंक 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 आ जाओ। यस सर। कैसे हो? बढ़िया सर। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। उसके बाद प्राइस इफेक्ट जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट आते हैं। ठीक है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स और हम्म। डिफरेंट यूजेस और अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है। ठीक बोला आपने। आप मेरे को एक्सपेंशन बताओ कब होता है? एक्सपेंशन हम्म। जब अपनी प्राइस कम होती है किसी भी कमोडिटी की, ठीक है, तब एक्सपेंशन हो जाता है। और डिमांड कर्व में डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है तब। डाउनवर्ड, वेरी गुड। और डिक्रीज कब होता है? डिक्रीज प्राइस इंक्रीज होने पे। ओ, सोचो जरा। डिक्रीज डिक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ इनकम अगर मेरी कम हो रही है तो डिक्रीज हो जाएगा क्या? हाँ,
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर कम होती है तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा डिमांड? डिक्रीज। सोच के बोलना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम हो रही है तो डिक्रीज होगा क्या डिमांड? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज हो रही है, तो उसकी डिमांड आपको जिस कमोडिटी की डिक्रीज हो रही है उसकी तो बढ़ जाएगी, जो दूसरी है ना उसका सब्स्टिट्यूट उसकी कम हो जाएगी। हम तो दूसरे के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर डिक्रीज होता है तो बताओ। तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। आप ये भी बताओ कि ना लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस के डिमांडेड क्वांटिटी हाँ डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी प्राइस डिक्रीज होने पे, और इंक्रीज होने पे कम हो जाएगी डिमांड। डिमांड नहीं, डिमांडेड क्वांटिटी। डिमांडेड क्वांटिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ हम्म, रिलेटेड गुड्स, हम्म, इनकम कंज्यूमर्स, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड ठीक है, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन साइज। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में बताओ। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है किसी को देख के अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करना, मतलब किसी ठीक है, अपने नेबर और फ्रेंड्स के पास देख के अगर वो अफोर्ड कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए तो वो कर। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो डिमांड का डिटर्मिनेंट होता है क्या? हाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आता है हाँ, शायद। होता है, जरूर होता है। वेबलाइन गुड्स क्या होती है? वेबलिन मतलब कॉन्स्पिशियस कंजप्शन के लिए जो गुड्स होते हैं ना वो होती है मींस लग्जरी गुड्स, जिनकी प्राइस इंक्रीज होने पे जो रिच पर्सन है उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और है ना स्नॉब इफेक्ट बताओ। स्नोब इफेक्ट में मतलब रिच की डिमांड और पुअर की डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, जब पुअर ज्यादा डिमांड करते हैं तो रिच नहीं करते हैं, और रिच करते हैं तो पुअर नहीं करते। वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। और है ना आप ये बताओ कि डिमांड शेड्यूल क्या होता डिमांड शेड्यूल, है? डिमांड शेड्यूल मींस सिंबॉलिक मींस वो क्या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी को। ठीक है, वो डिमांड शेड्यूल है। हाँ। ठीक है, थैंक यू भाई। गौरव, गौरव, गौरव सुन रहे हो ना? गौरव, गौरव कहाँ है? नहीं सुन रहे क्या गौरव? गौरव, यस हाँ गौरव, क्वेश्चन बताओ यार। यस सर। आप ये बताओ डिमांड डिमांड फंक्शन क्या होता है? सर डिमांड फंक्शन का मतलब होता है जो डिमांड और प्राइस को एक जगह वो शो करे। ना ना, ऐसा नहीं। इस फंक्शन को सर ये रिलेशनशिप स्टेट करता है डिमांड ऑफ एक प्रोडक्ट की डिमांड में और उसके डिटर्मिनेंट्स में। हाँ जी, ऐसा, ये एकदम सही बोला। आप मेरे को बताओ कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, ये तो डिमांड फंक्शन बता दिया आपने, फंक्शन भी ऐसा ही, फंक्शन क्या यस होता सर। है? तो सर फंक्शन फंक्शन बताओ। वो तो एक सर सिंबॉलिक स्टेटमेंट होता है वो जो ठीक है। रिलेशनशिप दिखाता है अपन को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। लॉ ऑफ डिमांड में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर लॉ ऑफ डिमांड में डिपेंडेंट वेरिएबल वो प्राइस है सर। डिपेंडेंट है क्या सॉरी प्राइस? सर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है। हाँ, डिमांडेड क्वांटिटी बोला करो यार, है ना? डिमांडेड यस क्वांटिटी क्या है? डिपेंडेंट है क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। यस सर। और है ना आप ये बता दो मेरे को कि एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन और इंक्रीज डिक्रीज में डिफरेंस बता दो। सर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में तो अपन को खाली एक ग्राफ की जरूरत है, और जबकि इंक्रीज और डिक्रीज में दो ग्राफ चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि इंक्रीज और डिक्रीज होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो सर तो चार ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इफ द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, यस ठीक है सर। ना, देन क्या यस सर। सिचुएशन बनेगा? एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा?
सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अदर फैक्टर्स में आता है या प्राइस में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री तुम गुड्स सर अदर रिलेटेड गुड्स है ना, ये तो अदर फैक्टर में आ गई ना बेटा। यस सर। तो पहले तो एक्सपेंशन कंट्रीशन तो कट गया, क्योंकि एक्सपेंशन कंट्रीशन तो प्राइस की वजह से होता। यस सर। तो अब बताओ मेरे को, इंक्रीज है या डिक्रीज है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज हुआ, तो जो जो प्रोडक्ट है आपका उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा उसमें डिमांड में या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगी डिमांड। वेरी गुड। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मतलब साथ साथ यूज होते हैं, तो एक महंगा हो गया तो दूसरे में भी थोड़ी समस्या होगी, है ना? यस सर। ठीक है भैया। चलो भाई हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, और जो ओके सर, लोग जो थैंक यू। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको एक बार प्लीज थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको कोई टेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा पढ़ लो। तुम आंसर नहीं भी दोगे तो मेरे लिए वैसे ही रहोगे, और दोगे तो भी वैसे ही रहोगे, ठीक है ना? यस सर। बस थोड़ा सा हम लोग क्या थोड़ा सा ये देख लें कि हमें अल्टीमेट गोल हमारा एग्जाम पास करना है बेटा, ये मत भूलना। अब हम लोग सिर्फ बातों से और अच्छी अच्छी बातें करके तुम लोग को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के हम लोग आगे लेके जाए तो अच्छी बात नहीं है। अल्टीमेट गोल हमारा सीए बनना है। तो सेकेंडरी चीजें हैं सारी, मजाक करना और सब सेकेंडरी चीजें, प्राइमरी गोल पे ही हमें हमेशा फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपन अब आज की क्लास। देखो हमारे पास टॉपिक आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते ही क्यों है सर? उसके लिए आपको अपने मॉड्यूल में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जब तुमने जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लिखा था या समझा था। ठीक है, क्या उसको समझना पड़ेगा तुम लोगों को कि देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या था। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड छोटा सा था, दाम प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यही लॉ ऑफ डिमांड था। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने ये तो बताया कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव था। इसमें भी इसने डायरेक्शन बताया। तो जो आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है साहब, वो केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड केवल और केवल क्या बताता है जी? डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन मतलब प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी में नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ये नहीं बताता कि कितना कम होता है, हाउ मच। ये तो बोलता है कि इम्पैक्ट आता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड पे इम्पैक्ट आता है इस तरीके का, या प्राइस कम होने से डिमांड पे ये इम्पैक्ट आएगा। बट वो हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कितना इम्पैक्ट आएगा। समझ रहे हो? तो वो केवल और केवल दिशा के बारे में बताता है। इट मीन आपको ध्यान होना चाहिए, लिख लेना। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो केवल और केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शन मतलब दिशा के बारे में बताता है, मात्रा के बारे में नहीं बताता। मात्रा के बारे में नहीं बताता, मात्रा मतलब क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता, क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता। सर कैसे नहीं बताता, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लो ऑफ डिमांड में हमें किसी ने ये बोला क्या कि ना प्राइस बढ़ने से इतनी डिमांड कम हो जाएगी, बस उसने तो ये बोलना कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। इट मीन लो ऑफ डिमांड केवल और केवल डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है, क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। इसका मतलब जो चीज क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, केवल डायरेक्शन बताती है ना, उस लो को क्वालिटेटिव लो बोला जाता है। क्वालिटेटिव लो या स्टेटमेंट। तो आपको कहीं ना कहीं अपने मॉड्यूल में या कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड के पास लिख लेना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक नहीं है। एग्जाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपसे पूछे सर ये क्वालिटेटिव क्यों है, तो आपको ये बताना है क्वालिटेटिव इसलिए है क्योंकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल और केवल किसके बारे में बात करता है? डायरेक्शन के बारे में बात करता है। और ये बोलता है कि डायरेक्शन कैसी होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन होती है प्राइस में और डिमांडेड क्वांटिटी में।
तो आप प्लीज ये लाइन लिख ले, लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इट ओनली tells about the direction, not the quantity। ये लाइन लिख ले आप लोग। तो ये केवल और केवल डायरेक्शन बताता है प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी की, कि प्राइस का ये होगा तो डिमांडेड क्वांटिटी क्या होगी। डायरेक्शन नहीं बताता है, सॉरी, डायरेक्शन बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वो जो कमी किसमें थी, लॉ ऑफ डिमांड में, क्या कमी कि वो केवल और केवल डायरेक्शन ही बता रहा था, क्वालिटी बता रहा था, क्वांटिटी नहीं बता रहा था। ठीक है, वो केवल और केवल क्या बता रहा था, डायरेक्शन ही बता रहा था, क्वांटिटी नहीं बता रहा था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहली लाइन ये होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the quantitative explanation of law of demand। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मांग की लोच क्या है, मांग के नियम की मात्रात्मक व्याख्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पहली लाइन ये है। तो आपको कोई पूछ लेता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, क्वालिटेटिव। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों आई है, ताकि लॉ ऑफ डिमांड की क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन कर सके, ये आपको आना चाहिए। अब देखो, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट पढ़ो ना, उससे पहले बेसिक जो है ना थोड़ा सा समझ लो कि इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या है। देखो, पहली बात तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, इलास्टिसिटी जो होती है उसका मतलब एकदम बेसिक है। अगर तुम इसको रटने की कोशिश करते हो तो बस रटते रहना, और समझते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। इलास्टिसिटी का मतलब होता है क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर। कैसे सर, ये रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब हुआ, देखो अब मान लो ये ए नाम का बंदा है और ये बी नाम का बंदा है। ठीक है, इस ए ने बी को एक थप्पड़ मारा, कितना थप्पड़ मारा, एक। अब बी जो है वो ए को थप्पड़ मारता है, कितने, एक थप्पड़ उसने मारा और ये मारता है 4। तो बताओ, ए ए का जो ए ने जो एक्शन किया उसका रिस्पॉन्स बी ने अच्छा दिया या बुरा दिया, रिस्पॉन्स ज्यादा था या कम था। और रिस्पॉन्स ज्यादा कम कैसे डिसाइड होगा, ए के कंपैरिजन में डिसाइड होगा बेटा। ए का रिस्पॉन्स, एक ए ने एक एक्शन लिया तो बी ने कितना रिस्पॉन्स दिया, 4। इट मीन रिस्पॉन्सिवनेस क्या है इस सिचुएशन में, ज्यादा है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, बहुत ज्यादा है। सही है या नहीं। और ये ज्यादा कम किसके हिसाब से देखोगे, जो काम ए ने किया उसके हिसाब से देखोगे, रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, बहुत ज्यादा है। अब मान लो एक एग्जांपल लो, देख लो प्लीज, एक बार मेरी बात पूरा होने देना, इधर उधर मत हो जाना।
ए ने बी को 2 थप्पड़ मारे और बी ने ए को एक ही थप्पड़ मारा वापस, तो बताओ रिस्पॉन्सिवनेस कम है या ज्यादा है? इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, कम है या ज्यादा है? सेकंड वाला मेरा एग्जांपल है, कम है ना। ए ने तो 2 मारे और बी ने वापस एक ही मारा, तो रिस्पॉन्स कम दिया या नहीं दिया? रिस्पॉन्स कम दे दिया, हर हालत में कम है रिस्पॉन्स। और देखो, अब ए ने बी को 4 थप्पड़ मारे और बी ने भी ए को 4 वापस दिए, कोई उधारी नहीं रखी, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ना ज्यादा है ना कम है, समझ रहे हो? रिस्पॉन्स ना ज्यादा है ना कम है। कौन सा रिस्पॉन्स है? बराबर रिस्पॉन्स है, इक्वल रिस्पॉन्स है। अब जब इक्वल रिस्पॉन्स होता है ना बेटा, तो आप एक बात याद रख लो, इक्वल रिस्पॉन्स में इलास्टिसिटी 1 होती है। रिस्पॉन्स जब ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है ना, वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब कम ज्यादा का बेस कितना लेते हैं? 1 को लेते हैं। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है इसका मतलब 1 से ज्यादा है, इलास्टिसिटी कम है इसका मतलब 1 से कम है, और इलास्टिसिटी ना ज्यादा है ना कम है, तब क्या होगी? 1 होगी। अब देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें मेन कंसेप्ट की बात। तो रिस्पॉन्स देना ही क्या है? इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। अब डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है? देखो, अभी हमने यहाँ पे जो थप्पड़ों की इलास्टिसिटी पढ़ी, हमें पढ़नी किसकी इलास्टिसिटी है? डिमांड की पढ़नी है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख रखा है ना, तो इलास्टिसिटी का मतलब तो यही होता है, चाहे आप किसी भी चीज की इलास्टिसिटी पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन हमें डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखना है इलास्टिसिटी का। अब देखो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड है। अब ये क्या है? जैसे प्राइस होता है, एक डिमांडेड क्वांटिटी होती है बेटा। अब हम ही थप्पड़ों की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इस चीज की, प्राइस और डिमांड। अब कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, मान लो कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी 20% और डिमांडेड क्वांटिटी गिर गई कितनी परसेंट? 40%। कितनी गिर गई बेटा? 40%। तो बताओ प्राइस की वजह से डिमांडेड क्वांटिटी पे रिस्पॉन्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और कम हुआ या ज्यादा हुआ? बताओ सारे लोग। प्राइस 20% इंक्रीज होने से डिमांडेड क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हो गई? 40%। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है? ज्यादा है। रिस्पॉन्स क्या है? ज्यादा। अरे देखो बताओ सारे लोग, बताओ यार, कंसेप्ट से जुड़ो सारे लोग एक बार। ज्यादा होगा भाई, प्राइस तो कितनी बढ़ी? 20%, लेकिन फिर भी डिमांड कितनी कम हो गई? 40%। तो रिस्पॉन्स क्या है? ज्यादा है। और अगर प्राइस 20% बढ़ी, डिमांडेड क्वांटिटी केवल 10% ही गिरी, तो रिस्पॉन्स कम है या ज्यादा? कम है रिस्पॉन्स। ये 20 बढ़ने पे भी ये कितनी हुई? ठीक है, कम है रिस्पॉन्स। और यहाँ देखो तुम लोग, अगला एग्जांपल मेरा, ये 20% बढ़ने पे डिमांडेड क्वांटिटी 20% ही गिरी, डिक्रीज हुई, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या, ना कम है ना ज्यादा है, रिस्पॉन्स कितना है? 1 है। इलास्टिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन बनाता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांडेड क्वांटिटी पे जो चेंज आता है, तो ठीक है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांडेड क्वांटिटी पे जो चेंज आता है ना, उन दोनों को जब हम स्टडी करते हैं कि डिमांडेड क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आया है प्राइस के कंपैरिजन में या कम आया है, तो ये जो कंसेप्ट होता है यही क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब देखो कंज्यूमर ही तो दे रहा है ये रिस्पॉन्स। कौन दे रहा है? कंज्यूमर ही तो दे रहा है बेटा। आप प्राइस तो आपने बढ़ाई है, प्राइस तो कौन बढ़ा रहा है? आप बढ़ा रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्स कौन देगा? कंज्यूमर। 20% प्राइस इंक्रीज करने पे आपका कंज्यूमर रिस्पॉन्स देके 40% उसने क्या कर दी? डिमांड डिक्रीज कर दी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इलास्टिसिटी क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन यही है, छोटी सी डेफिनेशन है,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने क्या रिस्पॉन्स दिया ड्यू टू प्राइस चेंज, या यहाँ पे प्राइस की जगह कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमने प्राइस भी पढ़ा है, इनकम भी पढ़ा है और कई चीजें पढ़ी है, लेकिन मेनली प्राइस ही आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या आएगा? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू प्राइस चेंज या इनकम चेंज या फलाना, जो जो सारे हैं वो सारे आ सकते हैं, लेकिन हम मेनली प्राइस लिखते हैं। लेकिन तुम अपनी जो भी मॉड्यूल है वहां पे एक बार सबसे पहले ये बात लिख लो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज, और साथ साथ में क्या लिख लेना कि प्राइस के जगह यहाँ पे इनकम भी आ सकता है, यहाँ पे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी आ सकता है, यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आ सकता है, मतलब जो भी फैक्टर्स है ना वो सब कुछ आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइस तो मेन है ही, सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड में। बाकी अदर डिटर्मिनेंट्स भी आ सकते हैं, प्राइस को हटा दो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस चेंज की वजह से तो उसको बोल दिया जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम की वजह से तो बोल देंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कोई मान लो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से तो वो वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका नाम दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू प्राइस चेंज, या रिस्पॉन्सिवनेस ऑन, या क्या बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर, responsiveness on the quantity demanded by consumer due to price change। प्राइस की जगह वो वर्ड जरूर ब्रैकेट्स में लिख लेना कि ये और चीजें भी आ सकती हैं, चाहे मत लिखो लेकिन साइड में ब्रैकेट जरूर बना लेना कि प्राइस की जगह कुछ भी और जो डिटर्मिनेंट्स है उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्स देता है उस चीज को मेजर करना ही क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। उस चीज को मेजर करना ही क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। बात ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस में चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, इनकम में चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, और अदर फैक्टर जितने भी हैं, जैसे मान लो पॉपुलेशन में चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। तो अदर फैक्ट कुछ भी ले लो वहां पे, बस उसका नाम जैसे मान लो आपको पूछता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो यही बताना है कि कंज्यूमर ने इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना रिस्पॉन्स दिया। ठीक है ना, उसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई तरीके की हो सकती है। कई तरीके की मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है ना। अदर फैक्टर में जैसे मान लो पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड भी सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। तो ये ध्यान दें आप लोग। तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया क्या कि पहली बात तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, और लॉ ऑफ डिमांड कैसा है, क्वालिटेटिव है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है क्वालिटेटिव है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है। तो लॉ ऑफ डिमांड की क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि प्राइस या इनकम या कोई और दूसरे फैक्टर जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं उनमें चेंज होने की वजह से डिमांडेड क्वांटिटी में कितना चेंज होता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन चेंज देखता है, और कौन सा चेंज देखता है, परसेंटेज चेंज देखता है। ठीक है, अब आपको क्या एक दो बातें लिखनी चाहिए अपने मॉड्यूल में या अपने जहाँ पे भी तुम देख रहे हो। पहली लाइन तो क्या लिख लोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखी भी होगी तुमने। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द responsiveness responsiveness of the consumer। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया,
of the consumer on quantity demanded due to change in price, income और बहुत सारे फैक्टर्स है, वो सारे तुम्हें एक बार एटसेट्रा लगा देने, ये लगा, यही क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर अगली लाइन लिखो, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भूल गया उसका क्वेश्चन गलत होना ही तय है। क्या लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी मैं पहले ओरली बोलता हूँ फिर लिखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो चेंज जो होता है ना, वो परसेंटेज चेंज देखते हैं। कौन सा चेंज देखते हैं, परसेंटेज चेंज देखा जाता है, ना कि एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे जैसे मान लो डिमांड पहले 50 थी, अब 100 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज 50 का हो गया? नहीं, ऐसे नहीं बोलना है हमें, चेंज परसेंटेज में देखना है कि कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। प्राइस का चेंज भी किस में देखोगे, परसेंटेज में, और है ना क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज भी किस में देखोगे, परसेंटेज में। तो आपको ये लिख लेना चाहिए, इन दिस कंसेप्ट द चेंज इन प्राइस, इंपॉर्टेंट है भाई, द चेंज इन प्राइस इनकम, वो जो भी है, प्राइस इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कैलकुलेटेड ऑन परसेंटेज। तो जब भी आपको चेंज देखना है, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना, सीधा चेंज मत देख लेना। जैसे 100 से 200 से 500 हो गया, तो तुम बोलो 400 आंसर बता दो, नहीं नहीं, कैसे निकालोगे, परसेंटेज निकालना। अब परसेंटेज कैसे होगा, 100 से 500 हो गया, तो 400 का इंक्रीमेंट हुआ, 100 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज कितना आएगा वो निकालना है आपको। तो आपको जो भी चेंजेस देखने हैं वो किस में देखने हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट में, परसेंटेज में देखने हैं बेटा जी। किस में देखने हैं, परसेंटेज में। और ये समझ में आ ही गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग प्राइस या इनकम या अदर फैक्टर जो भी है उनमें कोई चेंज आता है, जितना भी परसेंट चेंज आता है, तो ये देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में उसकी वजह से क्या परसेंटेज चेंज आया। उसके दोनों के रिलेशन को ही हम लोग क्या उसके थ्रू समझाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। और इलास्टिसिटी डिमांड प्राइस की हो सकती है, इनकम की हो सकती है, और जो भी अदर फैक्टर है उन सब की हो सकती है। लेकिन हमारी जो मॉड्यूल में 4-5 की दे रखी है, हमें वही पढ़नी है। लेकिन जितने भी अदर फैक्टर्स है उन सब की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है उन सब की फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी उन सब फैक्टर्स की हो सकती है। अब देखो, उस पेज पे चलो, देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसने समझाने की कोशिश करी है। मैं सीधा किस पे आऊंगा, डेफिनेशन पे आऊंगा। पहले डेफिनेशन दिखा दो जो बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है, वो मैंने आपको ये बेसिक समझा दिए हैं थोड़े बहुत। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस, यही बोला मैं, ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। वन ऑफ द वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑन विच डिमांड डिपेंड। वन ऑफ द वेरिएबल मतलब कुछ भी, प्राइस, इनकम, इनकम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी ले सकते हो तुम। मोर प्रिसाइसली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज। मैं कौन सा चेंज बोला, परसेंटेज चेंज ही बोला ना, इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन ऑन द वेरिएबल इन विच डिमांड डिपेंड। ठीक है, अब देखो क्या है। अब मैं आपको, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई तरीके की होती है। अब आपसे पूछता है बता कितने तरीके की होती है, तो बोला देख बुक्स में तो 3-4 तरीके की आती है, वो तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। प्लस मुझे ये भी पता है जितने भी फैक्टर्स डिमांड को डिटरमिनेट करते हैं उन सबके तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। तो आप एक फॉर्मूला है ना, वो हमेशा याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्या, मा मू, मा मू, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ऊपर माँ आएगा, माँ डिवाइडेड बाई मू, मामू हो गया ना ये, माँ मू, माँ डिवाइडेड बाई मू। ठीक है, कैसे भाई। और मैंने बोला चेंज कैसा देखना है तुम लोगों को, परसेंटेज चेंज देखना है।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परेशानी हो जाती है, हम भूल जाते हैं ऊपर कौन आता है नीचे कौन आता है। तो ऊपर आएगा माँ, नीचे आएगा मुंह। माँ मतलब मांग, इंग्लिश मीडियम वाले भी जानते हैं मांग मतलब डिमांड होती है या डिमांडेड क्वांटिटी होती है, और मुंह मतलब प्राइस, मूल्य। या फिर तुम ये कर सकते हो D/P, है ना, याद रहे, कुछ भी याद रहे तुम्हें याद रहना चाहिए। लेकिन गड़बड़ स्टूडेंट से हो जाती है कि सर मैं ये ऊपर लूं या ये ऊपर लूं। हमेशा ध्यान रखना डिमांड ऊपर आएगी या डिमांडेड क्वांटिटी का जो चेंज आएगा ना वो ऊपर आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये ध्यान रखो हमेशा ये होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन माँ डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मुंह। मुंह मतलब मूल्य। अब मूल्य की जगह यहाँ पे अगर मान लो वो प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है तब तो प्राइस आ जाएगा, मतलब मूल्य आ जाएगा। इनकम बोलता है तो आय आ जाएगी या इनकम आ जाएगा। जो भी बोले वो नीचे आएगा, ऊपर कौन आएगा? मांग आएगा। यार परसेंटेज चेंज इन मांग मतलब डिमांडेड क्वांटिटी बोलना है। समझ गए क्या आप लोग? नीचे तो कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी वेरिएबल जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हारी हेडिंग होगी वो आ जाएगा। जैसे तुम्हें कोई बोले कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बोलो, तो तुम क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तुम्हें कोई बोले इनकम इलास्टिसिटी का बोलो भाई, तो तुम्हें क्या बोलना? ऊपर वाला तो वही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा वेरिएबल आए वो तो आएगा नीचे, और ऊपर कौन आएगा? डिमांडेड क्वांटिटी। तो एक याद कर लो कौन सा? मामू वाला। तो मांग बटा मूल्य, मांग डिवाइडेड बाय मूल्य, डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस। और परसेंटेज चेंज है ये तुम्हें पता ही है, परसेंटेज चेंज प्राइस की जगह कुछ भी आ सकता है, इनकम हो सकता है, वो अदर फैक्टर में पॉपुलेशन साइज हो सकता है, अदर फैक्टर में सब्स्टिट्यूट की प्राइस हो सकती है, अदर फैक्टर में कुछ भी हो सकता है। बट नीचे क्या मतलब? राज क्या बोल रहे हो? जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे उन सब में एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्या? ऊपर तो आएगी मांग और नीचे मूल्य, मतलब मूल्य की जगह कुछ भी ले लो तुम। इनकम आता है तो इनकम ले लो, पॉपुलेशन साइज आता है तो ऊपर तो डिमांडेड क्वांटिटी आएगी। ठीक है, देखो हाँ, अब कोई डाउट है तुम लोग? हालांकि मैं पहले तो ये बता रहा हूँ कि पूरा कंसेप्ट मैंने बताया नहीं है। मैंने पूरा कंसेप्ट बताया नहीं है, मैं सिर्फ एक बार क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे गाइडलाइन या जो फ्रेमवर्क है ना वो तैयार कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है इलास्टिसिटी। अब देखो क्या होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में ये भी बोल देना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में उसका फॉर्मूला भी अवेलेबल है। क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। अब वेरिएबल कौन से वेरिएबल? या परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल की जगह एक वर्ड लिखोगे तो और भी इजी समझ में आएगा। परसेंटेज चेंज इन डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कुछ भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है। आप सबको पता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कितने सारे थे, तो उसका परसेंटेज चेंज तो नीचे लेना है और डिमांडेड क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज ऊपर लेना है, और यही क्या आ जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। समझ गए क्या मैंने क्या बोला? मैंने बात बोली कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोला सर हमें ये पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है। लॉ ऑफ डिमांड ये वाली बात नहीं बता पाया कि प्राइस बढ़ने से कितना डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज होगा, उसने तो केवल डायरेक्शन बताया। तो इसलिए वो तो केवल क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। एक लाइन तो ये बतानी है। फिर इसकी डेफिनेशन में क्या बताना है कि लॉ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर ऑन डिमांडेड क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या कोई भी फैक्टर हो सकता है, प्राइस की जगह कुछ भी आ सकता है। फिर बोला मुझे एक फॉर्मूला भी पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ध्यान रखना भाई, ये शुरू में यही आना चाहिए तुम्हें। क्या फॉर्मूला है? बोलना है परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड।
अब आपको यहाँ पे नीचे लिख देना एरो डाल के कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में कोई सा भी एक हो सकता है, कोई सा भी एक हो सकता है। जैसे प्राइस हो सकता है, यहाँ नीचे यहाँ हो सकता है इनकम हो जाए, यहाँ पॉपुलेशन साइज भी हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नीचे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 3 लाइनें एक बार याद करनी है और एक्स्ट्रा बात मत करो, है ना, एक्स्ट्रा बात मत सोचो, मत करो, समझ रहे हो। अब एक बार मैं राज का डाउट है उसको अनम्यूट करता हूँ, पूछ ले क्या पूछ रहे हैं। सर हाँ हाँ यूनिट होएगी वो हाँ, परसेंटेज में होएगी या एक फिगर वैल्यू में आएगी? नहीं परसेंटेज में आएगी, देख मैं बताता हूँ कैसे आएगी। जैसे ये हुआ कि मैं बोलूँ प्राइस पहले मेरा 20 था, अब हो गया 40, और डिमांडेड क्वांटिटी पहले मेरी 10 थी, अब हो गई कितनी, मान लो 8 हो गई, कम हो गई ना प्राइस उसकी वजह से। अब हमें ये देखना है कि इलास्टिसिटी कितनी आई, इलास्टिसिटी डिमांड कितनी होगी। पहले तो देखा ऊपर क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन दी डिमांडेड क्वांटिटी। तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ। वैसे तो 20 का दिख रहा है चेंज, 20 का दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को? 200%। 20 से 40 हुआ है, 200% हो गया क्या चेंज? चेंज निकालना है ना परसेंटेज, तो पहले तो रियल चेंज निकालो, 20 का है और कितने पे हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, 20 है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100% ही हुआ है, 200% नहीं हुआ। चेंज चेंज पूछ रहा हूँ मैं। अरे हाँ 20 से सर, 40 हो गया तो 100% का चेंज हो गया ना, ये लगा हाँ दिया सर मैंने समझ में आ वैल्यू। गया। और ये वाला चेंज कितने का हुआ, 2 का हुआ, लेकिन कितने पे हुआ, 10 पे, तो परसेंटेज कितना आएगा यहाँ पे, 20%। 20%। नीचे आएगा कितना, 20, तो आंसर कितना आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी, 5 5। आएगी। तो आपको क्वेश्चन में वो डायरेक्ट भी दे सकता है कि प्राइस पर 20% चेंज हुई, डिमांडेड क्वांटिटी 5% हुई, तब तो तुम सीधा लगा देना, निकालने की जरूरत नहीं है ना। और तुम्हें इस तरीके से भी हाँ दे सर। सकता है कि उस पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, अब बताओ इलास्टिसिटी कितनी आ रही है। समझ में आ गया होगा, शायद नहीं भी आया तो कोई इश्यू नहीं है। आप केवल क्या करते हैं, एक तो फॉर्मूला याद कर लें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दी फैक्टर। ठीक है ना, कोई सा भी फैक्टर वहां पे हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हो सकता है। एक रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर होता है, किसके ऊपर, डिमांडेड क्वांटिटी के ऊपर, किसका, प्राइस में चेंज होने का या अदर फैक्टर किसी में भी चेंज होने का। नहीं है, हम लोग और इसको वापस पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत जो बता दिया वो हल्का फुल्का तो समझ में आया होगा, बाकी इसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। लॉ की क्लास कब से स्टार्ट होगी? एक बात ही है, इसके बाद ही है। कितनी देर में भाई? पता नहीं है, बट मैं 2-3 मिनट में जाएगी।